नमस्कार। हमारे पाठ्यक्रम का यह अंतिम सप्ताह है। अब तक हमने भारतीय काव्यशास्त्र के स्वरूप से परिचय प्राप्त किया है। हमने विस्तार से भारतीय काव्यशास्त्र के संप्रदायों की चर्चा की है। इस सप्ताह हम समूचे भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित कुछ और जो आनुषंगिक विषय हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं और उनमें आरंभ में हम एक दो व्याख्यानों में नायिका भेद और नायक भेद की चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम मुख्य रूप से नायिका भेद की चर्चा करने जा रहे हैं। यूँ तो इस नायिका भेद का संदर्भ श्रृंगार रस से जुड़ता है और इस तरह से रस संप्रदाय के अंतर्गत इसका विवेचन होता है, पर चूंकि इसकी व्याप्ति भारतीय साहित्य में बहुत अधिक दिखाई पड़ती है, यह समस्त भारतीय भाषाओं में रचे गए काव्य में अनिवार्य रूप से उपस्थित दिखाई पड़ता है और इसके काम शास्त्रीय, काव्य शास्त्रीय और सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर नायिका भेदों का विवेचन हुआ है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनकर उभरता है। तो आज के इस व्याख्यान में पहले तो हम नायिका भेद का स्वरूप जानेंगे, नायिका भेद के आधारों को स्पष्ट करेंगे और फिर विभिन्न तरह से जितने तरह की नायिकाएं बताई गई हैं उनका विवेचन करेंगे और इसी व्याख्यान के आखिरी हिस्से में जो नायिकाओं का श्रृंगार स्वरूप है उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ और उपस्थिति होती है नायिका के साथ जिन्हें नायिका की सहायिका कहा गया है, उन पर भी विचार करेंगे। नायिका का सामान्य अर्थ है नायक की पत्नी अथवा नायक की प्रेयसी, नायक की प्रिया। विचार से नायिका का अर्थ है नाटक की प्रधान पात्री। जो नाटक की मुख्य चरित्र है वह नायिका कहलाती है। किंतु काव्य शास्त्र में जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, रस शास्त्र में जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ अर्थ होता है श्रृंगार रस का आलंबन रूप, यानी वह सुंदरी जिसके देखने से दर्शक में स्थायी भाव रति उत्पन्न होता है और श्रृंगार रस में विस्तीर्ण होता है। रसराज ने कहा है, उपजत जाहि बिलोक कै चित्त बीच रस भाव, ताहि बखानत नायिका जे प्रवीण कविराव। काम भावना की दृष्टि से जो नायिका है, नारी अथवा रमणी की प्रकृति, स्थिति, प्रतिक्रिया, वह नायक की अपेक्षा बहुत वैविध्यपूर्ण और जटिल तथा विषम मानी गई है। इसलिए काव्य में आरंभ से ही नायिका को नायक की तुलना में ज़्यादा विस्तार मिला है, ज़्यादा महत्व मिला है और यही कारण है कि नायिका भेद को भी अधिक विस्तार मिला है। लगभग 1400 से अधिक नायिकाओं की विवेचना मिलती है और नायक की संख्या जो समस्त काव्य शास्त्रीय संदर्भ से उपस्थित होता है वह 400 से कम है। तो नायकों की तुलना में नायिकाओं का भेद लगभग संख्या की दृष्टि से 1000 अधिक ठहरता है। नायिका के वर्णन में ऐसा नहीं है कि केवल उसके शरीर सौंदर्य का ही वर्णन होता है, उसका जो भाव सौंदर्य है उसकी अभिव्यक्ति पर भी ध्यान दिया जाता है। जब कवि कहता है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अस अंगन चारु गुराई, आखिन में अलसान चितौनी में मंजु बिलासन की सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहे, मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाई। तो यह जो संदर्भ उपस्थित होता है यह केवल शरीर सौंदर्य का संदर्भ नहीं है, यहाँ भाव सौंदर्य की भी अभिव्यक्ति हो रही है। इसीलिए तो कहा जा रहा है देखने वाले की दृष्टि से कि ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैनन, त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाई। जितनी बार उसे देखा जाता है, जितनी बार उसका अवलोकन किया जाता है, उतनी बार वह नया नया लगता है। नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। तुलसीदास जब सीता का सौंदर्य अंकित करते हैं तो वह केवल शरीर सौंदर्य नहीं होता है,
वह सीता सौंदर्य मर्यादित तो है और सूक्ष्म सौंदर्य बोध का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहते हैं सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। ये सारे संदर्भ इस बात का संकेतक हैं कि नायिका भेद में शरीर महत्वपूर्ण तो है, पर शरीर ही अंतिम उपादान नहीं है। मन के भाव, जो भाव सौंदर्य है, मन की सुंदरता है, उसका बहुत अधिक विस्तार मिलता है। आचार्यों ने नायिकाओं का वर्गीकरण जिन आधारों पर किया है वे भी बड़े विपुल हैं, अनेक आधार हैं। नायिका भेद का पहला और सर्वमान्य आधार है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध या कहें कि सामाजिक कर्म के आधार पर 3 तरह की नायिकाएं मानी गई हैं। पहली है स्वकीया, दूसरी है परकीया और तीसरी है जिसे सामान्य कहा गया अथवा गणिका कहा गया। स्वकीया, परकीया और गणिका का यह भेद सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है। ऐसी नायिकाएं जो अपने ही विवाहित पुरुष, जिसे पति कहा गया है, उसमें अनुरक्त रहती हैं, तो ऐसी नायिकाओं को स्वकीया कहते हैं। उसका पति से जो अनुराग है वह कामाश्रित ही नहीं है, कर्तव्य आधारित भी होता है। अब यह जो स्वकीया है, उसकी काम भावना के आधार पर उस स्वकीया नायिका के 3 भेद किए गए हैं। मुग्धा नायिका, मध्या नायिका और प्रौढ़ा प्रगल्भा नायिका। ये सब स्वकीया के अंतर्गत हैं, यानी जो अपने ही पति से प्रेम करती है, जिसका अनुराग अपने ही पति के प्रति है। ऐसी स्वकीया नायिकाएं भी 3 तरह की हैं, मुग्धा नायिका, मध्या नायिका और प्रगल्भा नायिका। जिसके शरीर में यौवन का आगमन हो रहा है उसे मुग्धा नायिका कहते हैं। यौवनागम का परिचय जिसे हो गया है, जिसे यह मालूम हो गया है कि अब उसके शरीर में यौवन सूचक चिन्ह प्रकट हो रहे हैं और वह अपने उन यौवन सूचक चिन्हों को देखकर अपने ही सौंदर्य पर रिझती रहती है, मुग्ध होती रहती है, ऐसी नायिकाएं मुग्धा नायिकाएं कही गई हैं। यह वयः संधि को पार कर लेने के बाद की अवस्था है। मुग्धा नायिकाएं भी 2 तरह की बताई गई हैं, अज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना। और ज्ञात यौवना यानी जिसे अपने यौवनागम का परिचय मिल गया है, जो अपने यौवन सूचक चिन्हों से परिचित हो गई हैं, ऐसी नायिकाएं भी 2 तरह की बताई गई हैं। पहली हुई नवोढ़ा और दूसरी को कहा गया विश्रब्ध नवोढ़ा। ऐसी नायिकाएं जो संकोच के कारण, लज्जावश या भय के कारण पति का संग नहीं चाहती है, ऐसी नववधू, ऐसी नायिकाएं नवोढ़ा कहलाती हैं। पर जिस नायिका में इस लज्जा और भय का भाव बना तो रहता है पर प्रगल्भ नहीं होता, वह थोड़ा मंद पड़ जाता है और पति की ओर थोड़ी आकर्षित हो जाती है, ऐसी नववधू नायिका विश्रब्ध नवोढ़ा कहलाती है। पर जो मध्या नायिका है उसमें लज्जा और काम भावना ये दोनों समान मात्रा में दिखाई पड़ती हैं। जो लज्जाशील भी है, लज्जावती भी है और काम भावना भी जिसमें है, वो मध्या नायिकाएं कहलाती हैं। और प्रगल्भा ऐसी नायिकाएं हैं जिनमें काम भावना प्रबल हो जाती है, लज्जा की भावना शिथिल हो जाती है। प्रगल्भा को इसी कारण से केली कला कोविद कहा गया है, मदन विजित लज्जा कहा गया है, यानी जिसके मदन ने, जिसके काम भावना ने लज्जा को जीत लिया हो, अब वह लज्जित नहीं होती। और चेष्टा के भेद से इस प्रगल्भा के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, रति प्रिया और आनंद सम्मोहिता। ये 2 तरह की नायिकाएं हैं जो प्रगल्भा नायिकाएं होती हैं। मध्या नायिका और प्रगल्भा नायिका अपने पति से उन्हें जो प्रेम प्राप्त हो रहा है, जो अनुराग प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर उनके 2 भेद होते हैं, ज्येष्ठा मध्या और कनिष्ठा मध्या। ज्येष्ठा प्रगल्भा और कनिष्ठा प्रगल्भा। ये तो थी स्वकीया नायिकाएं। और ऐसी नायिकाएं जो अपने पति को छोड़कर या अपने पति के साथ साथ पर पुरुष से भी प्रेम करती हैं,
तो पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिकाएं परकीया नायिका कहलाती हैं। ये परकीया नायिकाएं दो प्रकार की मानी गई हैं, कन्यका नायिकाएं और ऊढ़ा, यानी जो अनूढ़ा हैं और पड़ोढ़ा हैं। और इनके भी फिर दो दो भेद किए गए हैं, उद्बुद्धा नायिका और उद्बोधिता नायिकाओं के रूप में। यह जो उद्बुद्धा नायिकाएं हुई, जो मुख्य रूप से परकीया के भेद हैं, उनके भी दो प्रकार होते हैं, अनुरागिनी नायिका और प्रेमासक्ता नायिकाएं। और उद्बोधिता के भी दो प्रकार हैं, सुख साध्या और दुख साध्या, यानी जिसका प्रेम पाना सरल हो, सहज हो, वह सुख साध्या है। जिसको साध सकना प्रेमी के लिए आसान हो, ऐसी नायिकाएं सुख साध्या कहलाती हैं। पर वे नायिकाएं जिनका प्रेम पाना कठिन हो, जिनके अनुराग को पाना कठिन हो, वे दुख साध्या होती हैं। भानुदत्त ने अपनी रसमंजरी में ऊढ़ा नायिकाओं, यानी जो परकीया का दूसरा भेद है, उसके 6 प्रकार बताए हैं। गुप्ता नायिका, विदग्धा नायिका, लक्षिता नायिका, कुल्लटा नायिका, अनुशयाना और मुदिता नायिका। और बाद में कुछ आचार्यों ने इसका एक 7वां भेद भी माना, जिसे स्वयं दूती कहा है। यह जो गुप्ता नायिकाएं हैं, इनका नाम गुप्ता इसलिए है कि इनका यह जो पर पुरुष में प्रेम है, वह और कोई नहीं जानता, वह गुप्त है, छिपा हुआ है, गोपन है। तो सुरत गोपन के काल भेद से ये ऐसी गुप्ता नायिकाएं 3 तरह की होती हैं। एक है जिन्हें वृत्त सुरत गोपना कहा गया है, यानी जो वर्तमान में जिनका प्रेम है पर वह गुप्त है। वर्तिष्यमान सुरत गोपना, यानी भूतकाल में नायिका ने किसी से प्रेम किया था और वह प्रेम अब कोई नहीं जानता। और वृत्त वर्तिष्यमान सुरत गोपना, उसके मन में है किसी से प्रेम करने की कामना, वह भविष्य में उसका प्रेम चाहती है। तो इस तरह से यह जो गुप्ता नायिकाएं हैं वो 3 तरह की बताई गई, वृत्त सुरत गोपना, वर्तिष्यमान गोपना और वृत्त वर्तिष्यमान सुरत गोपना। जो दूसरा भेद था नायिकाओं का, ऊढ़ा नायिकाओं का, वह है विदग्धा नायिका। विदग्धा कहते हैं जो अपनी चतुराई से, अपने विदग्ध भाव से नायक को संकेत करती है। कुछ कहती नहीं, पर आंखों ही से, संकेतों में ही सारी बातें कह देती है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। तो आंखों से ही सारी बातें कर लेने में जो नायक कुशल है, ऐसा करने में, वह विदग्ध नायक है। और ऐसी ही नायिकाओं को विदग्धा नायिका कहा गया है। और इनके भी 2 भेद बताए गए हैं, क्रिया विदग्धा नायिका और वचन विदग्धा नायिका। वह जो नायिका जिसका प्रेम गुप्त था, जैसे ही उसका प्रेम उजागर हो जाता है, कोई तीसरा जान जाता है, सखी सहेली यह पता लगा लेती है कि यह किसी और से अनुरक्त है, वैसे ही वे गुप्ता नायिकाएं लक्षिता की कोटि में आ जाती हैं, क्योंकि अब उनका प्रेम गुप्त नहीं रहा, वह लक्षित हो चुका है। जिसका सुरत सखियों द्वारा लक्षित कर लिया गया हो, ऐसी नायिकाएं लक्षिता नायिकाएं होती हैं। इनके भी 2 भेद बताए गए हैं, हेतु लक्षिता नायिकाएं और सुरति लक्षिता नायिकाएं। जो अगला भेद बताया गया ऊढ़ा नायिकाओं का, वह था अनुशयाना, और वो भी 3 प्रकार की बताई गई हैं, प्रथम अनुशयाना, द्वितीय अनुशयाना और तृतीय अनुशयाना। जो तीसरी कोटि है, स्वकीया परकीया को छोड़कर, जिसे सामान्य कहा गया, गणिका कहा गया, और यह कहा गया कि धन लाभ के लिए जो प्रेम करती है, जो प्रेम के बदले में धन पाना चाहती है, ऐसी नायिकाओं को गणिका कहा गया है। यह जो नायक नायिका भेद उपस्थित हुआ इस तरह से, तो इसके कुछ आधार बनाए गए हैं। भानुदत्त ने नायिका का वर्गीकरण उनके स्वभावों के अनुसार भी किया है। स्वभावानुसार नायिकाएं 3 प्रकार की मानी गई हैं, अन्य संभोग दुखिता, वक्रोक्ति गर्विता और मानवती। अधिकांश आचार्य ये सारे भेद जो स्वकीया के मध्य और प्रगल्भा बताए गए, उनके अंतर्गत ही इनको भी मानते हैं। इसमें से जो वक्रोक्ति गर्विता नायिकाएं हैं, वक्रोक्ति गर्विता उन्हें कहते हैं जिन्हें अपने
स्वरूप, अपने सौंदर्य, अपने रूप पर गर्व है, या अपने प्रेम पर ही जिन्हें गर्व होता है, जो अपने प्रेम पर ही गर्व करती हैं कि ऐसा महान व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। यदि संयोगिता अपने सौंदर्य पर मुग्ध है तो वह उसका रूप आधार बना, पर यदि वह इस कारण अपने प्रेम को आधार बनाकर यदि गर्व का अनुभव करती है कि वह पृथ्वीराज की प्रेमिका है, पृथ्वीराज चौहान का प्रेम उसे मिला है, तो यह रूप गर्विता और प्रेम गर्विता, इन दोनों आधारों पर वक्रोक्ति गर्विता नायिकाएं मानी गई हैं। और मान कहते हैं रूठ जाना। इस तरह से रूठना और मनाना, यह क्रिया मान लीला कहलाती है। तो मान के आधार पर जो नायिकाएं हैं उन्हें मानवती नायिका कहा गया, और उनके मान के दो कारण होते हैं। प्रणय मान, यानी वह जिससे प्रेम करती है उससे रूठ गई है तो वह प्रणय मान कहलाता है। और दूसरा इसका भेद है जिसे ईर्ष्या मान कहते हैं, यानी वह जिससे प्रेम करती है वह नायक अब और किसी से प्रेम करने लगा है, तो वह जो कोई और है वह इस नायिका के लिए ईर्ष्या का कारण बनती है, तो यह ईर्ष्या मान कहलाता है। तो मान के आधार पर मानवती नायिकाओं के दो भेद बताए गए, प्रणय मान और ईर्ष्या मान। और उनके जो मान है, जो रूठना है, वह कितना गरिष्ठ है, उसे आसानी से मनाया जा सकता है या उसे मनाना बहुत कठिन है, इस आधार पर मान के भी 3 स्तर बताए गए हैं, 3 उसके स्तर भेद हैं, लघुमान, मध्यम मान और गुरुमान। और इन तीनों आधारों पर लघु मानवती, मध्यम मानवती और गुरु मानवती, ये 3 उपभेद किए गए हैं मानवती नायिकाओं के। प्रकृति के आधार पर भी नायिकाएं 3 प्रकार की मानी गई हैं, उत्तमा नायिका, मध्यमा नायिका और अधमा नायिका। उत्तमा नायिकाएं वे होती हैं जो अन्य आसक्त नायक का भी हित चाहती हैं। यदि उनका नायक किसी और से भी प्रेम करने लगा है तो भी वह नायिका चाहती है कि उसका भला ही हो, उसका प्रेम बना रहे। वह जिसमें राजी खुशी है उसमें वह बाधा नहीं बनना चाहती, वह उसके उस प्रेम में बाधक नहीं बनना चाहती। वह अपने नायक को ही प्रसन्न देखना चाहती है, वह उस नायक को ही अनुकूल देखना चाहती है। तो ऐसी नायिकाएं उत्तमा नायिकाएं कहलाई हैं। नायक के अनुरूप हित अनहित चाहने वाली, जो अनहित भी चाहती है पर नायक के अनुरूप, ऐसी नायिकाएं मध्यमा नायिकाएं कहलाती हैं। और जो नायक द्वारा हित किए जाने पर भी उसका अहित चाहती हैं, ऐसी नायिकाएं अधमा नायिकाएं होती हैं। इस तरह से यहाँ जो जिस प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ हुआ नायक के प्रति नायिका का व्यवहार। तो नायक के प्रति नायिका कैसा व्यवहार करती है, इस आधार पर जो भेद किए गए हैं वही उनके प्रकृतिगत आधार होते हैं। और इस आधार पर उत्तमा नायिका, मध्यमा नायिका और अधमा नायिका के रूप में 3 भेद मिलते हैं। जो प्रणयी जीवन है नायक और नायिका का, उस जीवन में संयोग है, वियोग है, कलह है। तो प्रणयी जीवन की इन अवस्थाओं के आधार पर, इनसे संबंधित स्थितियों के आधार पर अलग अलग नायिकाओं की कल्पना की गई है, अलग अलग नायिकाएं बताई गई हैं। और आचार्यों ने इनकी संख्या 11 मानी है, जिनमें स्वाधीन पतिका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, अभिसारिका, उत्कंठिता, वासक सज्जा, प्रोषित पतिका, प्रवस्तस्य पतिका, आगत पतिका और आगमस्य पतिका आदि उदाहरण बताए गए हैं। इनमें से जो कलहांतरिता नायिकाएं हैं उनके 2 प्रकार बताए गए हैं, ईर्ष्या कलहांतरिता और प्रणय कलहांतरिता। और विप्रलब्धा के भी 2 भेद बताए गए हैं, पति वंचिता और सखी वंचिता। और उत्कंठिता के भी 2 भेद बताए गए हैं, क्रिया विलंबिता सुरता और अनुत्पन्न संभोगा। इस तरह से इन भेदों के फिर से 2 भेद बताए गए हैं। जो नायिका अभिसारिका नायिकाएं हैं उनके भी
दो भेद हैं। दिवसा अभिसार कहते हैं किसी पूर्व निश्चित समय पर, पूर्व निश्चित स्थल पर प्रिय से मिलने के लिए जाना, यह अभिसार कहलाता है। और जो नायिकाएं अभिसार के लिए निकलती हैं वे अभिसारिका नायिकाएं होती हैं। पर अभिसार के लिए कब निकलती हैं, इसके भेद से अभिसारिका नायिकाओं के दो भेद हैं, शुक्लाभिसारिका नायिकाएं और कृष्णाभिसारिका नायिकाएं। ऐसी नायिकाएं जो शुक्ल पक्ष के थोड़ी दिखाई पड़ने वाली रोशनी जिसमें चीज़ें दिखती हैं, ऐसी रात्रि में अभिसार के लिए निकलती हैं तो वे शुक्लाभिसारिका नायिकाएं होती हैं। और जो कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात की प्रतीक्षा करती हैं अपने नायक से मिलने के लिए, तो वे नायिकाएं कृष्णाभिसारिका नायिकाएं कही गई हैं। शुक्ल पक्ष की रात्रि में जो नायिकाएं निकल पड़ती हैं, जाहिर सी बात है उनको अपने प्रेम के गोपन से जाहिर हो जाने, प्रकट हो जाने, लक्षित हो जाने का इतना अधिक डर नहीं रहता। वो थोड़ी निडर स्वभाव की होती हैं, वो प्रगल्भा की कोटि में आती हैं। पर वह नायिकाएं जो प्रिय से मिलने के लिए अंधेरी रात्रि कृष्ण पक्ष का इंतजार करती हैं, इसका मतलब अपने प्रेम का रहस्य लक्षित हो जाने से भयभीत होती हैं। वो नहीं चाहती कि उनका प्रेम, उनका सुरत वह लक्षित कर लिया जाए। वह अंधेरी रात की प्रतीक्षा करती हैं, इसलिए वह प्रगल्भा तो नहीं हो सकती, उनमें थोड़ा भय है, थोड़ा डर है, थोड़ा संकोच है। पर अभिसारिका ऐसी भी होती हैं जो रात्रि की प्रतीक्षा न करें और दिन के प्रकाशमान दिवस में ही अपने प्रिय से मिलने के लिए निश्चित स्थान पर निकल पड़े। ऐसी नायिकाओं को दिवसाभिसारिका नायिकाएं कहते हैं। तो दिवसाभिसारिका नायिकाएं और निशाभिसारिका नायिकाएं और पुनः निशाभिसारिका नायिकाओं के दो भेद, शुक्लाभिसारिका नायिका और कृष्णाभिसारिका नायिका माने गए हैं। नायिकाओं के भेद के बाकी और भी आधार स्वीकृत किए गए हैं। उसमें यदि हम विचार करें तो शरीर मनोविज्ञान के आधार पर जो काम शास्त्र है वह बताता है कि उसमें 4 तरह की नायिकाएं हैं, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी। ये सारे स्वीकृत भेद मिलते हैं शरीर मनोविज्ञान के आधार पर। पृथ्वीराज रासो में जो पद्मावती है, उस पद्मावती का सौंदर्य वर्णन करते हुए यह बताया गया है, पद्मिनी पद्मगंधा, वह पद्मगंधा के समान है। उसके शरीर से कमल के फूल की खुशबू आती है, उसका रंग उज्ज्वल है, और भी सामुद्रिक गुण उसमें बताए गए हैं, पर वह पद्मिनी नायिका है ऐसा बताया गया है। उसी तरह से शरीर की बनावट और शरीर मनोविज्ञान के आधार पर चित्रिणी नायिका, शंखिनी नायिका, यदि ग्रीवा गर्दन बहुत लंबी है तो वह शंखिनी नायिका कहलाती है। उसी तरह से हस्तिनी नायिका। तो ये 4 भेद इस आधार पर नायिकाओं के किए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय इस संदर्भ में है जिसे हाव कहा गया है या सात्विक अलंकार कहा गया है यह अलंकार ही, पर अलंकार की तरह बाह्य उपकरण नहीं है। यौवन की अवस्था प्राप्त करते हुए सुंदरियों की गतिविधि में, उनकी हरकत में रूप, लावण्य, माधुर्य इत्यादि के वैशिष्ट्य से उनके सौंदर्य को और अधिक मादक और अधिक प्रभावी बनाने वाले तत्वों को ही आचार्यों ने सात्विक अलंकार कहा है। यानी यौवन है पर यदि लावण्य भी है उसमें, तो वह सात्विक अलंकार की तरह उसकी भूमिका होती है। ये जो सात्विक हैं अनारोपित और स्वभावगत होते हैं, इसी कारण इन्हें सात्विक कहा गया है। पर चूंकि इनसे नायिका का सौंदर्य, नायिका की शोभा बढ़ती भी है, इसलिए अलंकरोति इति अलंकारः के तर्क से ये अलंकार भी ठहरते हैं। तो एक तरफ अयत्नज होने के कारण, स्वभावज होने के कारण, स्वतः उत्पन्न होने के कारण ये सात्विक हैं, और दूसरी तरह नायिका का जो सहज सौंदर्य है उसे बढ़ाते भी हैं, तो उस अर्थ में अलंकार भी हैं। यही कारण है कि इन्हें सात्विक अलंकार कहा गया है। न ये शुद्ध सात्विक हैं और ना ही शुद्ध अलंकार हैं।
हिंदी में इनके लिए ही हाव शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह बताया गया कि जो नायिका की श्रृंगार चेष्टा है वही हाव है। अब यह जो हाव है या श्रृंगार चेष्टा है ये नायक और नायिका दोनों में हो सकते हैं, पर काव्य में प्रायः नायिकाओं के ही सात्विक अलंकारों या नायिकाओं के ही हाव का वर्णन मिलता है। नायिका में ही इसकी स्वाभाविक स्थिति मानी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि नायक के हृदय में प्रेम को उद्दीप्त करने वाली नायिका की सुंदर श्रृंगार चेष्टाएं ही हाव मानी गई हैं। अब नायिका का यह जो सौंदर्य है उसके साथ साथ कुछ श्रृंगार भी बताए गए हैं। नायिका का युवती होना ही नहीं बल्कि सुंदर होना भी भारतीय काव्य परंपरा की मान्य रूढ़ि है। यौवन संपन्ना और नैसर्गिक सौंदर्य से अभिमंडित रूप सौंदर्य रूप वर्णन करने की परिपाटी ही कवियों के यहाँ मिलती है। कालिदास ने स्वीकार किया है कि जैसे सूर्य की किरणों से कमल पुष्प फूट पड़ता है, उसी तरह नवयौवन के कारण पार्वती का शरीर निखर उठा है। यह भी माना गया है सहज सौंदर्य भी प्रसाधन रहित होने पर प्रभाव उत्पादक नहीं रहता। अब उसके लिए प्रसाधन की जरूरत है, तो नायिकाओं के प्रसाधन रूप में 16 श्रृंगार की मान्यता रूढ़ है। ऐसा मान लिया गया है कि ये ही 16 श्रृंगार हैं। इनका प्रथम एकत्र उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है वह रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि है। उसी में पहली बार एक साथ 16 श्रृंगारों का वर्णन हुआ है और यह बताया गया है कि इनमें स्नान, नासा मौक्तिक, असित पट यानी स्नान करना, मज्जन करना, उसके बाद अपने नाक में मोती धारण करना, असित पट अपने मांग को ठीक करना, सूत्रिणी जो कमर में बांधना उसको, और वेणी बंधन जूड़े बनाना, चोटी बनाना, करना वसंत कान के आभूषण पहनना, अंग चर्चा अपने शरीर के अंगों में उस अंगराग लगाना, बालों में पुष्प ग्रथन अपने बालों में सुंदर खिले हुए फूल लगाना, पुष्प माल्य धारण गले में फूलों का हार पहनना, हाथ में कमल धारण, तांबूल, चिबुक पर कस्तूरी आदि से बिंदी बनाना, काजल, कपोल आदि पर चित्रकर्म, मकरिका, पत्र छेद आदि ये सब चित्र बनाना कपोल पर, और अलक्तक आलता लगाना और तिलक लगाना। ये 16 श्रृंगारों की चर्चा रूप गोस्वामी ने की है उज्ज्वल नीलमणि में, और यह लगभग रूढ़ है, कवियों ने इसे मान लिया है। नायिका की कुछ सहेलियां भी हैं, कुछ सहायिकाएं भी हैं, और नायिका के प्रसंग में जहाँ जहाँ नायिका का वर्णन आता है तो उनकी सहायिकाओं का भी वर्णन मिलता है। सहायिकाएं जो होती हैं वो श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव के अंतर्गत उनकी चर्चा मिलती है, और ये 2 प्रकार की होती हैं। कुछ सखी कहलाती हैं और कुछ दूती कहलाती हैं। नायिका की विश्वास और विश्राम प्रदायक सहचरी सखी कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की मानी गई हैं। पहली हैं हितकारिणी, नायिका के हित का जो हमेशा ध्यान रखती है वह हितकारिणी सखी है। अंतर्वर्तिनी, नायिका के गुप्त रहस्यों को भी जो जानती है वह अंतर्वर्तिनी सखी है। विदग्धा, जो अपने वचन चातुरी से नायिका का कार्य संपादित करती है वह विदग्धा सखी है। और सदा साथ रहने वाली वह सहचरी हुई। तो सखी के ये जो 4 रूप हैं ये सब मिलकर करते क्या हैं, तो इनके 5 कार्य बताए गए हैं। मंडन, शिक्षा, उपालंभ, परिहास और निरीक्षण। यह सब कार्य व्यापार बताया गया है नायिका की सखियों का। पर ऐसी सखियां, ऐसी सहायिकाएं जो यह सब न करके दूत का कार्य करती हैं। दूत कार्य करने में चतुर स्त्री को ही दूती कहा गया है, और दूती 3 प्रकार की मानी गई हैं, उत्तमा, मध्यमा और अधमा। उत्तमा दूती उसे कहते हैं जो मीठे बोल बोलकर अपने माधुर्य और चातुरी से कार्य सिद्ध कर लेती हैं, नायक को मना लेती हैं।
मध्यमा उसे कहते हैं जो मधुर एवं परुष व्यापार जब जैसी जरूरत हो उस तरह से नायक को साधती हैं, नायक को प्रसन्न करती हैं। और अधमा नायिकाएं, अधमा दूती वो स्वभाव से उग्र होती हैं और कार्य साधने के लिए अपेक्षाकृत परुषता से काम लेती हैं। और इसके अतिरिक्त एक चौथा प्रभेद भी माना गया है जिसे स्वयं दूतिका कहा गया। तो इस तरह से यह जो नायिका भेद का पूरा व्यापार है उसके अंतर्गत हमने स्वकीया, परकीया, सामान्य के आधार पर, सामाजिक आधारों पर इनके भेद को जाना। उसके बाद अपने नायक से जो उनका संबंध है उसके भिन्न भिन्न आधारों पर नायिका भेद का विवेचन किया और फिर नायिका की सहेलियों, नायिका की सहचरियों और नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया, उसका परिचय प्राप्त किया। और इस तरह से नायिका भेद जैसा महत्वपूर्ण और काव्य में आरंभ से अभी तक वर्तमान रहने वाला यह जो विषय है हमारे सामने स्पष्ट होता है। धन्यवाद।